एक एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से। तो आज का ये टॉपिक होगा हमारा राइट टू इक्वालिटी के बारे में। जैसे तराजू में आप देखते हैं, एक तरफ लड़के का एक तरफ लड़की का स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे। तो स्टैचू में यहाँ पे देखा गया है कि अगर लड़का हो या लड़की, दोनों को तराजू में समान के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 से 18 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें से पहला है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जिसे आर्टिकल 14 में बताया गया है। मतलब कि कानून के समान संरक्षण और कानून के समान सबको समान समझना, ठीक है। दूसरा है कि अगर कोई भी भेदभाव करता है किसी भी धर्म के, जाति के, सेक्स के और या फिर जन्म के आधार पर, तो वो भी क्या हो सकता है, सजा का हकदार हो सकता है, ठीक है। मतलब उसको रद्द कर, मतलब उसको ये प्रोहिबिट कर दिया गया है, मतलब इसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर कोई भी सरकारी नौकरी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को प्रदान किया जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को खत्म कर देना, आर्टिकल 17 में कहा गया है। बैन ऑन टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, मतलब कि क्या है कि कोई भी पहले के जितने भी टाइटल्स हैं, उपाधि हैं, जैसे राजाधिराज, महाराज, ठीक है, सवाई, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे राणा, उस टाइप के जितने भी टाइटल्स है उसको बैन कर दिया गया है, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक का कहा गया है कि अगर कोई मिलिट्री ऑनर मिला, मतलब सैन्य में मेडल मिलता है या फिर सैन्य में कोई भी अवार्ड मिलता है या फिर एकेडमिक में, एजुकेशन के फील्ड में कोई भी अवार्ड मिलता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एक टॉपिक होगा फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के समान, विधि के समक्ष समता, और दूसरा होता है विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो यहाँ पे दो चीज के बारे में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, ये पहला चीज हो गया, और दूसरा चीज हो गया विधियों के समान संरक्षण। तो ये जो पहला है विधि के समक्ष समान समता, इसको हम लोग ने ब्रिटिश मतलब यूके से लिया है, ठीक है। हम लोग ने इससे कहाँ से लिया है, यूके से। और दूसरा विधियों का समान संरक्षण, इसको हम लोग ने लिया है अमेरिका से। तो कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हम लोग होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। और विधियों का समान संरक्षण ये हम लोग ने कहाँ से लिया है, किसके संविधान से लिया है, यूएस के, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसके बारे में अभी जानेंगे कि विधि के समक्ष समता क्या होता है और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि कोई भी आदमी, गरीब हो या धनी हो या टीचर हो, अंबानी हो, आर्मी हो, कोई भी चीज हो, वो कानून के समान क्या होगा, समान होगा, ठीक है। मतलब कानून उससे समान रूप में देखेगा, मतलब कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है, इस टाइप का, ठीक है। तो कानून के सामने ये सब क्या होंगे, समान होंगे। और दूसरा क्या कहता है कि विधियों का समान संरक्षण, इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी, तो दूसरा यहाँ पे विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई गरीब है तो उसको अमीर के समान ही लेके आए आके, मतलब उसको एक बराबर स्टेज प्रोवाइड करके उनके बीच में समानता का प्रचार किया जा सकता है। इसका मतलब जैसे हम लोग यहाँ, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे पहले वाला सेकंड में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तीन लोग खड़े हैं, ठीक है। एक बहुत ही ऊंचा है जिसका हाइट, दूसरा थोड़ा सा छोटा है, दूसरा सबसे छोटा है, ठीक है। अब उन सबको देखना है मैच। अब मैच देखने के लिए उनके सामने आगे एक है दीवार, ठीक है। और लंबा व्यक्ति तो उसे आसानी से देख सकता है, और मझला व्यक्ति को एक छोटा सा स्टूल दे दिया गया है चढ़ने के लिए, ताकि वो आराम से देख सके। और सबसे छोटा व्यक्ति को दो स्टूल दिया गया है ताकि वो उस मैच को आसानी से देख सके दीवार के उस पार। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर सबको मैच देखना है, तो अगर हाइट अलग अलग हो गया तो क्या हुआ, सबको क्या कर दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिया गया है। मतलब इसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी से होकर आता है कि अगर कोई भी पिछड़ा हुआ है या छोटा है, उसको क्या करना है, बड़े के समान उसको लेके आना है, ठीक है। तब जाके इसका विधियों का समान संरक्षण हो सकता है।
तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब, सेकंड कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही होता है कि सबको समान ये करके समान करना है और उनके ऊपर एक कानून को इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट इस नेगेटिव रेफरेंस, ठीक है, तो फर्स्ट में जो हमारा विधि के समक्ष क्षमता है उसको हम लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये नकारात्मक है, क्योंकि अंबानी भी 10 रुपये में एक ब्रेड खरीद रहा है, और गरीब भी एक भिखारी भी क्या कर रहा है, एक 10 रुपये में ब्रेड खरीद रहा है, वही ब्रेड 10 रुपये में खरीद रहा है। एक टीचर भी वही 10 रुपये में वही ब्रेड खरीद रहा है। तो ये क्या हो गया कि ये इनइक्वालिटी हो गया, मतलब कि अगर अंबानी को वही ब्रेड 100 रुपये करके देते हैं हम लोग, तो वो आराम से वो खरीद लेता है कि नहीं। अगर टीचर को हम लोग वही ब्रेड 50 करके देते तो वो भी एक खरीद लेता, लेकिन एक भिखारी को वही 100 रुपये या 50 रुपये खरीदने को बोलने से वो नहीं खरीद पाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सबके लिए समान कर दिया गया है, मतलब सबके लिए कानून समान होगा। लेकिन दूसरे में कहा गया है कि जो पिछड़ा हुआ है उसको समान के बराबर लेके आना है और उसके ऊपर समान कानून को इम्प्लीमेंट करना है, इस तरीके से ये क्लियर होगी आपका। तो यहाँ पे इस फोटो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कभी भी आप मैदान में जब रेस होता है इस टाइप में, तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, देखिए सबको 1 नंबर में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर करके नंबर दिया गया है यहाँ पे, और सब में एक एक एथलीट्स खड़े हैं, ठीक है। तो ये एथलीट्स क्या है, कोई आगे है कोई पीछे है, कोई आगे है कोई पीछे है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये इनको क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, मतलब किसी के लिए भी डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, किसी के लिए भी डिस्टेंस कम ना हो। अब यहाँ से देखने से लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले तेज पहुँच सकता है, लेकिन इसका यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबको जब सर्कल कंप्लीट करना होता है ना, तो सर्कल कंप्लीट करने के बाद में क्या होता है कि सबका डिस्टेंस सेम हो जाता है। तो उसी तरीके से विधियों के समान संरक्षण का मतलब भी यही होता है कि सबको इक्वल प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विधियों के समक्ष समता का नियम जो है वो क्या एब्सोल्यूट है, मतलब क्या वो हर जगह अप्लाई होता है, नहीं। ये इसमें भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ इंडिया हैव द फॉलोइंग पावर्स अंडर आर्टिकल 361। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास आर्टिकल 361 के तहत कुछ विशेष अधिकार हैं जो विधि के समक्ष समता का हनन करता है, ठीक है। जैसे कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शेल नॉट बी लायबल इन एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री ऑफ एनी एक्ट डन और एनी डिसीजन टेकन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होते हैं अपने कार्यकाल के दौरान अपने द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए उनको किसी भी अदालत में उपस्थित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही अदालत की मतलब कोर्ट का केस में भगाया जाए, मतलब कोर्ट का केस में फंसा दिया जाए, तो क्या हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड में ग्लोबल इमेज खराब हो जाता है हम लोग का, क्या का, इंडिया का, ठीक है। कि इंडिया का प्रेसिडेंट तो उसका चोरी का इल्जाम में जेल में है, ठीक है, या फिर कोर्ट के चक्कर काट रहा है, इस टाइप में। दूसरा है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ एनी काइंड शेल बी इंस्टीट्यूटेड कंटिन्यूड एनी कोर्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। तो इसका मतलब भी वही है कि कोई भी क्रिमिनल चार्जेस के लिए भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है जब तक वो अपने कार्यकाल में है, ठीक है। तीसरा है नो प्रोसीडिंग फॉर द अरेस्ट इम्प्रिजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म। मतलब उनको ना तो अधिक मतलब जेल में बंद किया जा सकता है, ना उनको सजा दिया जा सकता है उनके कार्यकाल के दौरान। तो ये क्या होता है कि विधि के समक्ष समता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है। चौथा है कि प्रेसिडेंट और द स्टेट कैन नॉट बी ट्राइड इन एनी कोर्ट फॉर एनी एक्ट डन हिज पर्सनल कैपेसिटी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब कोई भी मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर को कोर्ट में उपस्थित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनको 2 महीने पहले ही इन्फॉर्म ना किया गया हो। मतलब अगर किसी को पेश भी करना है तो उनको 2 महीने पहले ही क्या करना है, इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है, कि आपको पेश किया जाएगा इतना तारीख को इस मुद्दे के लिए। दूसरा है इफ एनी पर्सन पब्लिशेस इन a newspaper or a radio television the subject matter relating to the proceeding of either house of the state legislative assembly or either of the houses of parliament a civil or criminal cases cannot be tried in any court of the country under article 36 है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई आदमी, ठीक है,
या आदमी या औरत या फिर कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी न्यूज़पेपर में या टीवी में या रेडियो में असेंबली के अंदर में हो रही किसी भी बातचीत को अगर वे छाप देता है या प्रसारित कर देता है तो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती अंडर आर्टिकल 360 है। तो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, संसद टीवी उसी के सामने आता है कि वो सीधा प्रसारित कर देते हैं हम लोग का टीवी में, ठीक है। तीसरा है नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय द पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयरऑफ। तो अगर कोई भी पार्लियामेंट में या फिर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके मेंबर द्वारा अगर कोई भी वोट दिया जाता है या अगेंस्ट में दिया जाता है या फेवर में दिया जाता है तो आर्टिकल 105 के तहत उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 105 सेंटर में हेल्प करता है, मतलब सेंटर के प्रोसीडिंग के बारे में कहा गया है, और आर्टिकल 194 में स्टेट के प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब चौथा है आर्टिकल 31C एक्सेप्शन टू आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 31C अगर यहाँ पे कहा गया है कि अगर कभी आर्टिकल 31C के ऊपर कानून बनाया जाता है जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स का या समता के अधिकार का या विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का हनन होता है तो उस हनन को स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब उसको वो कानून को नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जहाँ पर भी आर्टिकल 31C का नाम आता है या फिर काम होता है वहाँ से आर्टिकल 14 क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। पांचवा है फॉरेन सॉवर्न, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी फॉरेनर किसी भी विदेशी देश का राजदूत है या डिप्लोमेटिक है तो वो क्या हो सकता है कि आर्टिकल 14 के से एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब उसको छूट हो सकती है। या फिर यूनाइटेड नेशन एंड एजेंसीज जो डिप्लोमेटिक एजेंसीज होती है, इंटेलिजेंस होती है, उनको भी आर्टिकल 14 के से छूट प्राप्त हो, ठीक है।